नमस्कार दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है और इस वीडियो में भी ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम भारत के इतिहास के बारे में आपके साथ में जो हमने एक पिछला वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया था कि हमारे भारत क्या है बेसिकली। और आज हम इसमें प्राचीन भारत का जो हमारा इतिहास है उसका परिचय आपके साथ में शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी बहुत ही पसंद आएगी। और ये दूसरा वीडियो है, तो जैसा कि आप देखें इसके इस टॉपिक में, तो सबसे पहले हम एक हाइलाइटर ले लेते हैं यहाँ पे। और आप देखिए, भारत का इतिहास परिचय, हम इतिहास का परिचय देख रहे हैं, इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, भारत का इतिहास कई हज़ारों साल, कई वर्षों साल पुराना माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है कि हम ही पहले, मतलब हमारा इतिहास ही ऐसा इतिहास है जो सबसे पहले अस्तित्व में आया और इसी इतिहास को फॉलो करके बाकी के इतिहास बने। भारत का इस इतिहास बहुत ही रोचक रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के ध्यान में जितनी रोचकता है, सिंपल सी चीज़ है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो इतिहास है वो हज़ारों साल पुराना है, लाखों साल पुराना है। और ये जितना रोचक है, दुनिया का किसी कोई और इतिहास इतना रोचक इतिहास नहीं है, ठीक है। उतनी अन्य किसी में नहीं है जितनी रोचकता हमारे इतिहास में है, उतनी अन्य किसी में नहीं। मानव सभ्यता की उत्पत्ति की बात करें या विकास की बात करें, संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें, विभिन्न राज्यों का उत्थान की बात करें, पतन की बात करें, प्राचीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, धर्म का स्वरूप एवं भारत की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक उपलब्धि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की दिशा में प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करना ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक उपलब्धि और जो पुराने हमारी सभ्यता रही है उनका उत्थान, मतलब विकास, उनका पतन मतलब वो नष्ट कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा स्थान एक ही है, वो है हमारा प्राचीन भारत का अध्ययन, प्राचीन भारत का इतिहास। अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हमें इतना नॉलेज मिलेगा, इतनी जानकारी मिलेगी कि वो, मतलब आपको कहीं से कहीं तक किसी चीज़ का डाउट नहीं रहेगा इतिहास के बारे में। इतना आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, उत्पत्ति, विकास, कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हुई, ठीक है। इसीलिए भारतीय लेखन की परंपरा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। तो जो हमारा इतिहास लेखन का काम शुरू हुआ, तो वही चीज़ मैं आप देखिए, आप शीर्षक ही है, मैंने हमने यहाँ पे ये रखा है कि भारत का इतिहास का परिचय, मतलब भारत का इतिहास लिखना कब से आरंभ हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या मिलेगा, ये यहाँ पे बताने का हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, यही चीज़ फिर से एक बार बोलूँगा मैं कि इसीलिए इन सब चीज़ों को संजोए रखने के लिए, ताकि हम इसको एक दिन पढ़ सकें, एक दिन सीख सकें, एक दिन देख सकें किताबों में, किताबों के माध्यम से महसूस कर सकें कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो इसका लेखन शुरू हुआ, कब लेखन शुरू हुआ? अगर ये लेखन नहीं हुआ होता तो हमको आज कुछ मिलता ही नहीं पढ़ने के लिए, ना सुनने के लिए। इसीलिए भारतीय लेखन की परंपरा, जो भारतीय इतिहास की लिखना कहना चाहिए, किताबें लिखना, ग्रंथ लिखना, वो माना जाता है की परंपरा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई, ठीक है। तो ये 18वीं शताब्दी का किस्सा है जहाँ से ये लेखन वगैरह शुरू हुआ। इसे स्पेशली भारतीय लेखन बोल रहा हूँ मैं, भारतीय लेखन की परंपरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पे अब भारत के इतिहास को, मान लीजिए बहुत सारे इतिहास है, तो उस इतिहास को लोगों के सामने लाने के लिए किसी ना किसी को क्या करना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है, अपने तरफ से इनपुट डालना पड़ता है, अपने तरफ से कोशिश करनी पड़ती है कि भाई ये चीज़ है, इसके बारे में मुझे ये मालूम है, आप भी सीखिए, तब जाके वो लोगों के सामने आती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ किस्सा।
मान लीजिए 10 इतिहास पढ़े थे 10 जगह के, लेकिन कोई एक ऐसा आया, कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ हमारे इतिहास को लोगों के सामने लाने की कोशिश करी, लोगों के सामने लाया कि भाई ये भारतीय इतिहास नाम की कोई चीज़ है। तो वो कौन था? अगर शायद वो ऐसा नहीं करते तो आज हमारा इतिहास इतना प्रसिद्ध नहीं होता, इतना लोगों के बीच में नहीं आता। तो मैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो गाइज़, भारत के इतिहास को पुनर्जीवित करने में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भूमिका उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सबसे पहले इन्होंने कोशिश करी कि ये लोगों के बीच में आए, ये जो किताबों में बंद पड़ा है ये लोगों के सामने आए, लोगों को पता चले। जिसकी स्थापना सन 1784 ईसा में कोलकाता में दो लोगों ने मिलकर करी थी, वॉरेन हेस्टिंग एवं सर विलियम जोन्स के द्वारा हुई। इन दोनों ने इसकी स्थापना करी थी, जो कि क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। ठीक है, इनमें इन लोगों की चर्चा मिलती है, इन लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है यहाँ पे कि ये जो दो लोग थे इन्होंने ये बनाया जहाँ पे भारत के इतिहास को पुनर्जीवित किया गया, पढ़ा गया, समझा गया, लोगों को समझाया गया, बताया गया। तो वो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। अब इन लोगों ने शुरुआत करी, तो शुरुआत करने का उद्देश्य यही था कि लोगों को पता चले। तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था तो अब क्या हो रहा था वहाँ पे? इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दो थे। ठीक है, एक ये थे वॉरेन हेस्टिंग और ये थे सर विलियम जोन्स। तो इन लोगों ने जैसे ही हमारे इतिहास को सामने लेके आया लोगों के, तो क्या हुआ? इसके बाद यूरोप वासियों में भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। तो यूरोप के जो लोग थे उन लोगों को तो ये थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, हमारा जो इतिहास था, जो पुराने ज़माने की। तो इतिहास का मतलब ये है कि जो लोग ये लोग जो पढ़ रहे थे या इन लोगों ने जो पढ़ा वो भी इनको मालूम नहीं था। इनको कैसे पता चला? पढ़ने के बाद में। तो इन्होंने भी इसकी स्टडी करी, इन्होंने इसकी स्टडी करी, इसको पढ़ा, फिर इसको समझा, तब जाके इन्होंने लोगों को बताया। जब ये लोगों के बीच में आया तो ये फैलते गया। तो सबसे पहले ये यूरोप के लोगों को ये इच्छा जागृत हुई कि हमें इसको सीखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने एवं अंग्रेज़ों ने यूरोप में प्रचलित इतिहास अध्ययन की परंपरा के अनुरूप भारतीय इतिहास का अध्ययन किया। तो जो यूरोप में एक प्रचलित अध्ययन करने का तरीका कहना चाहिए उसे, या परंपरा होती है, जैसे कि हमारे परंपरा होती है गुरुकुल में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वैसी परंपरा रही होगी उनकी भी, किनकी? अंग्रेज़ों की और यूरोप वालों की। ठीक है, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग हमारे भारतीय इतिहास को वहाँ ले गए, वहाँ पे उसको फिर उसका अध्ययन किया। तो इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना सन 1784 में कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग एवं सर विलियम्स ने करी। उसके बाद में ये धीरे धीरे लोगों के बीच में आया, फिर यूरोप वालों ने इच्छा जागृत करी और इसको फिर इन्होंने और इंटरेस्ट के साथ में इसका अध्ययन किया और इसको लोगों के सामने लेके आया। तो इस तरीके से हमारे इतिहास को लोगों ने जानना शुरू किया। पहले ये यूरोप में गया। ठीक है, अभी और बताता हूँ मैं इसके आगे। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये। तो अब यहाँ पे क्या है, ये यूरोप में और अंग्रेज़ों के बीच में धीरे धीरे हमारा इतिहास खुल रहा था। अब स्वतंत्रता प्रेम एवं राष्ट्रीय प्रादुर्भाव के साथ ही 1920 शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब मध्य से कहना चाहिए इसको। ठीक है, मध्य से भारतीय इतिहास की विविध रचना की शुरुआत हुई। तो मेरा सिंपल सा यहाँ पे ये बोलने का तात्पर्य है कि अब वहाँ पे क्या है, जैसे जैसे समय बदल रहा था तो अपने देश के प्रति लगाव बढ़ रहा था और प्रेम बढ़ रहा था लोगों के मन में। तो ये बात अब आ जाती है 1920 के आसपास की। ठीक है, तो शताब्दी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे फिर क्या है, इतिहास की विविध रचनाएं शुरू हो गई। हमारा जो इतिहास था उसको पढ़ के लोगों को ये लगा कि हमको और रचनाएं लिखनी चाहिए, और चीज़ों के बारे में लिखने चाहिए। तो ये वहाँ पे शुरू हुआ। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग और सर विलियम जोन्स ने कब इसको स्थापित किया? 1784 में। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं यहाँ पे 1920 की। ठीक है, अब इसके बाद में मैं और चीज़ें आपको बताता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे कि गाइस यहाँ पे माना जाता है कि 65 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो
सेपियंस अफ्रीका से भारतीय महाद्वीप में पहुँचे थे। ये माना जाता है, ये मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है कि इस तरीके से हुई थी। 65,000 साल पहले की बात है ये, 65,000 साल पहले की ऐसा माना जा रहा है कि वो सबसे पहले जो होमो सेपियंस थे वो अफ्रीका से भारतीय महाद्वीप में पहुँचे थे, जहाँ वे पहले विकसित हुए। ठीक है, तो होमो सेपियंस नॉट पेशियंस, ओके, होमो सेपियंस ये था उनका विकसित होने का। वो इस तरीके से पहले आए हैं, माना जाता है कि इस तरीके से मनुष्य का विकास हुआ या विकसित हुए करके, हम पहले इस तरीके से थे और ये अफ्रीका से आए थे। ठीक है, कहाँ पे? भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे, जहाँ पे पहले विकसित हुए, फिर इस तरीके से हुए, फिर इस तरीके से, फिर आज मानव इस तरीके से हम लोग हैं। इस तरीके से मतलब इस तरीके से ये कहने का मतलब ये बिना कपड़े का नहीं, इस तरीके से हमारी संरचना है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये 65 साल पुरानी की बात है। अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे कौन? होमो सेपियंस। अब आगे क्या हुआ? सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहता था। तो अभी एक माना गया ये कि ये 65,000 साल पुराने हैं और अफ्रीका से भारतीय महाद्वीप में पहुँचे। ठीक है, फिर यहाँ पे इनका विकास हुआ। अब यहाँ पे क्या है, और भी तथ्य हैं कि सबसे पुराना जो ज्ञात आधुनिक मानव है आज से लगभग 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहता था। तो मतलब ये भारत आ गए, मतलब ये भारतीय उपमहाद्वीप आ गए, मतलब ये एशिया के आसपास ही आ गए थे ये लोग। ठीक है, उधर ही ये भी माना जाता है कि जैसे कि आधुनिक भारत जो आज का मानव है तो वो 30 साल पहले मिला था कहाँ? दक्षिण एशिया के आसपास में रहता था वो, 30,000 साल पहले की बात। तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये कैसे पता चला उनके ये रहने के, या फिर जो पुरानी चीज़ें मिली उनके अध्ययन से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए 6500 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, अब फिर से ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है? ये सारी चीज़ें हमको मिल रही है अध्ययन करने से, इतिहास को पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, पुराने जो भी हम इतिहास को पढ़ने के लिए हमको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनको पढ़ के। तो फिर से इसमें कुछ ऐसा अनुमान लगाया है कि भाई इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों कहा जा सकता है, उनको कुछ एविडेंस मिले। वो कैसे? जो 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, स्थानीय संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिवेश का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। तो उस समय क्या है, जब धीरे धीरे विकसित हो रहे थे या फिर इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिल रहे थे, बहुत सारे सबूत मिल रहे थे। कुछ जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें, खाद्य फसलों के बारे में चीज़ें मिली, जानवरों के वर्चस्व के बारे में, जैसे कि कुछ ऐसा बना लेते थे ना, जैसे मंदिर हुआ तो वहाँ पे ऐसे ढेर सारे चित्र जैसे कि रहते हैं, वो मेरा कहने का मतलब है। तो उन सब का अध्ययन किए कि ऐसे क्यों बनाया जाता था, क्या बनाया जाता था, खाने पीने की चीज़ें, उनको उन सब की खोज हुई, उनको पढ़ा गया, उनको समझा गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ, ये मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में दिखाई दिया। तो उस टाइम ये सारी चीज़ें क्या है, ये 2 जगह हैं, उधर पे बहुत मिली। तो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा इसका भी बहुत महत्व है, ये बलूचिस्तान का। अभी तो ये कहते हैं कि अभी ये पाकिस्तान तरफ चला गया, लेकिन ये पहले पूरा भारत का ही अभिन्न अंग जैसे थे ये। आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि हम बात कर रहे हैं भारत की, भारत के बारे में सीख रहे हैं, और आप यहाँ पे बोलोगे कि हमको मेहरगढ़ और बलूचिस्तान के बारे में बोल रहे हो, तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो जब इसका इतिहास का अध्ययन हो रहा था तो इस तरफ ये सारी चीज़ें मिली, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान। बोलने में भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन नहीं होता क्योंकि हम इन चीज़ों का हर दिन नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको इस तरफ इस एरिया में मिली, तो उससे भी पता चलता है कि भाई आदमी उस वक्त काफ़ी आधुनिक हो गया था, करीब 3,000 साल पहले। और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमने तो यहाँ तक थोड़ी चीज़ें देख ली कि भाई आदमी कैसे, कहाँ से आए, और इतिहास के बारे में, इतिहास को किसने लोगों के बीच में लेके आया। ठीक है, तो फिर से बोलूँगा मैं, वॉरेन हेस्टिंग एंड सर विलियम्स जोन्स
इन्होंने फिर से इसको जीवित किया। ये फिर यूरोप में गया, यूरोप में इसको पढ़ने के लिए इंटरेस्ट आया, उन लोगों ने पढ़ा और फिर उसके बाद में और भी इतिहास को लिखने का काम शुरू हुआ। ठीक है, फिर वही माना जाता है कि हम 65,000 साल पुराने हैं। अफ्रीका से भारतीय महाद्वीप में पहुँचे, जहाँ विकसित हुए और जो सबसे कहना चाहिए आधुनिक मानव था वो 30,000 साल पहले दक्षिण एशिया में रहता था। उसको इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीज़ें मिली वहाँ पे। उनका खाद्य फसलों का कुछ अवशेष मिले, जानवरों के अवशेष मिले, मूर्ति वगैरह मिली, उनकी पेंटिंग वगैरह मिली और वहाँ के ऐसे बने संरचनाएं मिली, तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसमें। तो गाइस आगे बढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे समझने वाली, नामकरण का इतिहास। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ नहीं आती है, मान लीजिए कोई हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण सबसे पहले सोचते हैं कि इसका क्या नाम रखें। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं उसे भारत नाम क्यों दिया गया, भारत माता क्यों बोलते हैं, या फिर इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, तो उन सबको क्या है, ये इस तरीके से हमारे इतिहास को पढ़ना चाहिए, तब जाके उनको पता चलेगा कि इसका नाम भारत क्यों है और ये क्यों है, वो क्यों है। तो जब तक इंसान पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसमें अब मैं यहाँ से आपको नामकरण की एक एक बारीक चीज़ बताऊँगा कि भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। ठीक है, उसको समझेंगे। तो गाइस देखिए, नामकरण का इतिहास, इसको भारतवर्ष ही क्यों कहा जाता है, इसको और कोई वर्ष क्यों नहीं कहा जाता। ठीक है, तो देखिए प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम भारतवर्ष था। तो जो प्राचीन भारत था हमारा, ठीक है, 1704 वाला या 1700 के आसपास वाला मैं बोलूँगा। ठीक है, 1700वीं शताब्दी के आसपास वाला, और उसे हम भारतवर्ष बोलते थे और प्राचीन भारत भी। इस देश का नामकरण कैसे हुआ, इस संबंध में प्राचीन भारत के इतिहासकार, विद्वान, साहित्यकारों का मत एक सा नहीं रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ आगे जाने से पहले, नामकरण तो हो गया, भारतवर्ष इसका नाम पड़ गया, लेकिन अब मान लीजिए वहाँ पे उस वक्त 25 आदमी थे, तो 25 आदमी ने 25 बातें बोली, अलग अलग चीज़ें बताई, किसी एक बात पे कोई सहमत नहीं हुआ कि हाँ इसका ये रीज़न था इसलिए इसका नाम भारतवर्ष पड़ गया। क्योंकि हर एक आदमी की एक अलग थ्योरी थी, एक अलग वो था, डायरेक्शन था बताने का कि भाई इसका नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा अब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो पुरानी चीज़ों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से मालूम पड़ता है कि इसका लाइक महाभारत के जो रचयिता हैं वेद व्यास जी, अगर इनके हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया है कि भाई आज हम इसको भारत क्यों बोलते हैं, इसका नाम भारत क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। ठीक है, इसको भारत ही क्यों कहा गया, भारत का इतिहास का नामकरण हम देख रहे हैं यहाँ पे, या नामकरण का इतिहास। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी के अनुसार जो महाराज दुष्यंत थे, ठीक है, तो उनके पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भरत का देश, इस आशय से भारत नाम पड़ा। बड़ा ही स्पष्ट है यहाँ पे, वेद व्यास जी लिखते हैं कि महाराजा दुष्यंत हुए, उनके पुत्र का नाम था भरत, तो ये भरत का देश, इस आशय से, इस आधार पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये वेद व्यास जी कहते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हर एक लोग का एक अलग ही मतलब एक ये था प्रोसेस, मतलब डायरेक्शन है बताने का कि भाई ये वजह थी इसलिए इसको भारतवर्ष बोलते हैं। तो हम अगर इनके ग्रंथ पढ़ते हैं वेद व्यास जी के, तो वो उन्होंने इस तरीके से बताया कि ये राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम के आधार पे इसको भारतवर्ष नाम दिया गया। ये बोले किन्होंने, वेद व्यास जी ने। अब आगे और बढ़ते हैं, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे भी बताया था कि साहित्यकारों का मत एक सा नहीं रहा है, वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ। तो वेद व्यास जी ने बताया किसके आधार पे, भरत का देश, जो कि महाराज दुष्यंत के पुत्र थे। अब आगे देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक आदमी ने बोला तो हम उसी को मान लें, और दूसरा कारण भी हो सकता है। तो देखिए इसके बाद में ऐत्रेय ब्राह्मण हुए, ठीक है, उनके अनुसार भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, तो ये ब्राह्मण जी थे। तो इन्होंने लिखा है
ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार भरत भरत क्या था, भरत एक चक्रवर्ती राजा थे। ये एक राजा ही हो गया। अब इन्होंने ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया कि ये दुष्यंत के ही बेटा थे और या और किसी भरत की बात करते थे। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा किसी एक वीडियो में कि ये दुष्यंत के बेटा के बारे में ही तो बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भरत एक चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने चारों दिशाओं तक भूमि को जीतकर विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था एवं अश्वमेध यज्ञ से यजन किया, जिससे उनके नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ। तो ये भरत मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं बोल पा रहा हूँ ये है ये कोई दूसरे राजा के बारे में इन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पराक्रमी राजा थे और उन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया था, फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। तो इस कारण से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तो ये दो आदमी हो गए यहाँ पे, ठीक है। एक वेद व्यास जी कहते हैं कि दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था, इसलिए यह भरत का देश पड़ा। अब ये ऐत्रेय ब्राह्मण जी कहते हैं कि भरत एक चक्रवर्ती राजा था और उन्होंने इतना सारा जीत लिया था, उसमें यज्ञ वगैरह किया, तो उसके आधार पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। तो यस, ये भरत है। इनकी भी स्टोरी मैं बताऊंगा एक आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे हम ये कौन थे क्या थे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसके नामकरण के बारे में। अब देखिए आगे तीसरी चीज़, तो गैस हमारे हिंदू धर्म में पुराण बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो एक पुराण है उसमें मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब मछली, लेकिन इसको मत्स्य पुराण बोला है। तो इसमें क्या है, मत्स्य पुराण की एक अनुश्रुति में आदि प्रजापति एवं न्याय के व्यवस्थापक महाराज मनु जी का वर्णन किया गया है। तो इसमें लिखा है, इसमें हम ये पुराण की अगर बात करें तो मत्स्य पुराण में, तो इसमें महाराज मनु जी का विवरण दिया है कि इनको कहा गया है कि ये प्रजापति एवं न्याय के व्यवस्थापक थे। इन्होंने न्याय की व्यवस्था करी थी उस वक्त, जो प्रजा का भरण पोषण करने एवं जन्म देने के कारण भारत तथा जिस भूमि पर ये रहते थे, शासन करते थे, उसे भारतवर्ष बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, जो महाराज मनु जी थे, इन्होंने लोक सेवा करी है, न्याय की व्यवस्था को स्थापित किया था। और जहाँ तक इन्होंने उस व्यवस्था को स्थापित किया था, वहाँ तक की ज़मीन, और उस ज़मीन को ये मनु की शासन व्यवस्था के नाम से जानते थे कि यहाँ तक प्रचलित है। तो वो सारा का सारा ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरे भारत में मनु जी ने ऐसा कुछ किया। वो लोगों का भरण पोषण भी करते थे और पूरे भारत में उन्होंने ऐसा किया, इसलिए उसको भारतवर्ष कहा गया, भारतवर्ष कहा गया या भारतवर्ष कहा गया, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये मनु जी के कारण, मनु जी के अच्छे कर्मों के कारण भी इसको ऐसा माना जाता है। और ये कहाँ लिखा है, ये मत्स्य पुराण में लिखा है। और मनु जी ने दो चीज़ें करी, पहली कौन सी, न्याय की व्यवस्था और जन कल्याण के काम, और जहाँ तक करा वो था पूरा भारत, ऐसा माना जाता है। ये मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके बाद में और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए नामकरण के संबंध में जैन लोगों का भी और भागवतों की परंपरा के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे नामकरण के संबंध में जैनियों, जो जैन लोग होते हैं, जैन गुरु लोग होते हैं, उन्होंने क्या कहा कि भगवान ऋषभदेव, अब यहाँ पे एक भगवान आ गए, उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव के श्रेष्ठ पुत्र का नाम भरत था। अभी हमने दुष्यंत के पुत्र देखे, अब यहाँ पे क्या हो गया, ऋषभदेव आ गया। तो ऋषभदेव के बड़े बेटे का नाम था भरत, जो श्रेष्ठ गुणयुक्त एवं महायोगी था, जो बहुत बड़ा महायोगी, बहुत सारे गुण थे उसमें। उसके नाम के आधार पर इसका नाम भारतवर्ष या भारतवर्ष पड़ा। इसका नामकरण इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे कौन आ गए, अब भगवान ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत। तो यहाँ 3-4 चीज़ें हो गई कि भाई इस तरीके से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा या भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया था शुरू में ही कि साहित्यकारों का मत एक सा नहीं है। इतिहासकार, प्राचीन इतिहासकार, विद्वान साहित्यकारों का मत एक सा नहीं है इस देश का नामकरण कैसे हुआ इस संबंध में।
और इसमें आपको थोड़ी चीज़ें आपको और बताता हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत ही चीज़ें क्लियर हुई होगी कि भाई किस तरीके से इसका नाम भारत आया करके। तो ये भगवान ऋषभ देव जी हैं, और इनके बेटे के नाम, बड़े बेटे के नाम के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इनके, कौन कहता है ऐसा, जैन लोग कहते हैं, जो जैन गुरु लोग हैं, गुरु लोग रहे हैं जिन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया उनके अनुसार। और इसमें बताऊँ आप, मैं तो देखिए इस संबंध में उपर्युक्त तथ्यों को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी, अब यस देखिए सब चीज़ का अलग अलग मीनिंग है, सब लोगों का अलग अलग सोच है, ठीक है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। तो यस मैं भी इसके साथ सहमत करता हूँ कि जो तथ्य लिखे हैं उसके साथ हम एकदम से सहमत नहीं हो सकते हैं। उसका भी एक वजह है, क्यों कि भाई इसने ऐसे बोला तो हाँ ऐसा ही हुआ होगा। उसकी भाई एक कारण बताता हूँ यहाँ पे मैं, देखिए कैसे। क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पर छोटे प्रांत एवं नगरों के नाम ही रखते हुए देखे गए हैं। कोई बड़ा आदमी, मान लीजिए कोई विशेष व्यक्ति, तो उसके नाम पे अगर किसी चीज़ का नामकरण करना हो तो वो छोटे प्रांत का ही कर सकते हैं और छोटे नगरों का ही कर सकते हैं। ऐसा प्रायः ऐसे होता है, ऐसे देखा गया है। और मान लीजिए बड़े शहरों के नाम वहाँ के निवासियों एवं जातियों के ऊपर रखे जाते हैं, ये ऐसा माना गया है। तो जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक राजा रह रहा है एक छोटी जगह पे, तो उस जगह को आप उस राजा के नाम से, गांव को आप उसका नाम रख सकते हैं। जैसे राम रह रहा है तो वहाँ रामपुर आप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे देश को रामपुर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा चला आता है। बड़े शहरों के नाम वहाँ के निवासियों एवं जातियों के ऊपर रखे जाते हैं। तो वही चीज़ अब यहाँ पे ये आ गया है। मैं आपको बताता हूँ कि अब बड़े शहर मतलब बहुत बड़े शहर, आप बड़े शहर की बात कर लीजिए या देश की बात कर लीजिए, तो ये डिपेंड करता है वहाँ के कल्चर पे, वहाँ के क्या कहते हैं, निवासी कैसे हैं, जातियाँ क्या हैं, इस तरीके की चीज़ें आ जाती है। उसके हिसाब से फिर वहाँ के उस बड़ी जगह का नाम रखा जाता है। तो जैसे हमारी संस्कृति रही है जिसे भारतीय संस्कृति बोलते हैं और हम खुद को भारतीय बोलते हैं, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे एक तथ्य है, जो ये सारी जो हमने पीछे डिस्कस करें, जो अलग अलग लोगों ने बोला है, उनके बीच में सहमति नहीं बिठाता, क्योंकि चारों पांचों चीज़ें जो मैंने आपको बताया सब अलग अलग दिख रही हैं और थोड़ी एक दूसरे से अलग अलग हैं भी। आई होप कि इतनी चीज़ बहुत ही आपको क्लियर तरीके से मैं समझा पाया कि हम इन चीज़ों के साथ में कैसे सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे कि भरत की बात करें हम, भरत के नाम से, जैसे कि ये भगवान वाले में बताया मैंने, भगवान ऋषभ देव के लड़के के नाम पे, तो भगवान ऋषभ देव के लड़के के नाम पे छोटी जगह का रख सकते हैं कि भाई भरतपुर रख दिया, एक छोटा सा एक जिला या इस तरीके से। लेकिन पूरे भारत, पूरे देश को हम इस तरीके से नाम नहीं रख सकते। ये एक इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इससे हम सहमत नहीं कर सकते कि अगर वो ऋषभ देव जी का लड़का है तो उसके हिसाब से भरत के हिसाब से भारतवर्ष हो गया या भरतवर्ष हो गया, हम ऐसा एकदम से मान नहीं सकते। ये कहने का तात्पर्य है। अब देखिए इसमें इसी संदर्भ में भरत जाति के नाम पर भी देश का नाम भारतवर्ष माना जा सकता है। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है, मैं दूसरा कलर लूँगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बड़े शहरों के नाम वहाँ के निवासियों एवं जातियों के ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम, तो इसका क्या मतलब है। तो इसी संदर्भ में देखें, इसका नाम हमारा भारतवर्ष कैसे पड़ सकता है, जाति के आधार पर मैं बताऊँगा। इसी संदर्भ में भरत जाति के, तो एक जाति भी पाई जाती है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, जिसे भरत जाति बोलते हैं। तो इस संदर्भ में भरत जाति के नाम पर भी देश का नाम भारतवर्ष माना जा सकता है, क्योंकि यह जाति तात्कालिक परिवेश में राजनीतिक शक्ति और वैदिक साहित्य एवं सभ्यता के विकास में अग्रणी थी। तो जब हमारा देश प्राचीन सभ्यता से उभर कर मध्यकालीन टाइम पे आया, समय में आया, उस वक्त में, तो उस समय ये भरत नाम की जाति
सामाजिक कार्य में और राजनीतिक कार्य में, वैदिक कार्य में बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही थी, बहुत ज़्यादा आगे आ रही थी। ये लोगों को सुधारने का काम कर रही थी, चीज़ों को बदलने का काम कर रही थी। ये मतलब एक उस तरीके से कहना चाहिए लीड कर रही थी सभ्यता को सभ्य करने के लिए, बदलने के लिए। तो इसका योगदान बहुत ज़्यादा था, लीडर की तरह थी ये जाति। इसीलिए इस जाति के आधार पर भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष हो सकता है, ना कि जो मैंने अभी बताया वो भगवान का पुत्र होने के कारण या इस तरीके से। बट अगर हम देखें कि किसी बड़े शहर की का नामकरण हम वहाँ के निवासी और जातियों के आधार पर करें तो हाँ, ये भरत नाम की जाति यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकती है कि भरत जाति के आधार पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा था उस टाइम पे। यह जाति तात्कालिक परिवेश में राजनीतिक शक्ति और वैदिक शक्ति एवं सभ्यता के विकास में अग्रणी थी। मतलब हर एक चीज़ में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई विभाग नहीं छोड़ा था, कोई ऐसा भाग नहीं छोड़ा था जहाँ इन्होंने अच्छे काम नहीं किए। तो शायद इस वजह से भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ सकता है। अब इसके बारे में देखिए, इसी के फलस्वरूप इस जाति के द्वारा प्रस्तुत संस्कृति से प्रभावित सारे राष्ट्र का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस सत्य को सिद्ध करते हुए वायु पुराण में लिखा है। तो जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई थी यहाँ पे कि ये ऋषि ने ये बोला है, ये भगवान ने ये बोला, उनको हम पीछे छोड़ देते हैं। शायद कि ऐसा हुआ हो, लेकिन और शायद ऐसा ना भी हुआ हो, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, जो मैंने जाति के नाम पे बताया, शायद ऐसा हो, इन्होंने कहा तो ऐसा भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अब जो जाति के बारे में बताया कि हमने जाति के आधार पे या उनके अच्छे कर्म के आधार पे, निवासी के आधार पे अगर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा हो तो वो कैसे सिद्ध होता है। तो हमारे पास क्या है, एक और पुराण है, वायु पुराण। तो इस वायु पुराण में इस भरत जाति के बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये संस्कृत में है। देखिए, उत्तरम यत् समुद्रयस्य हिमांद्रयस्य दक्षिणम वर्षम तद तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। तो इसका अभी देखिए यहाँ पे, इसका हम देखें अगर इस पुराण को पढ़ते हैं तो सोर्स यहाँ पे लिखा है विष्णु पुराण 2 पॉइंट, ये 3 है और ये 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, उत्तर के समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, तथा उसकी संतानों जो नागरिक है वहाँ के, उनको भारतीय कहते हैं। ये संस्कृत में लिखा है, ये उसका हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ पे एक लोकेशन बताया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, ठीक है, उसे भारत कहा गया है। मैं भी इसकी भौगोलिक रचना और ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियोस में शेयर करने वाला हूँ, तो आपको ये बेहतर तरीके से पता चलेगा ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए हिमालय, और ये यहाँ पे लिखा है भारतवर्ष का फैलाव हिमालय और समुद्र का मध्य भाग ही माना जाता है। तो ये समुद्र हुआ, ये हिमालय हुआ, तो ये आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। और ये हमारे इसमें भारत है, ये पूरा का पूरा समुद्र है इधर। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला, कि ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें वायु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण देश या वर्ष भारत कहलाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय संस्कृति निवास करती है। तो यहाँ पे ये जो हमारी स्टेटमेंट थी ये सिद्ध होती है कि भारतीय संस्कृति के कारण हमारे देश को भारत कहा गया है। यहाँ भरत जाति के कारण, जाति क्या है, वो एक संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है, या तो फिर इसी जाति के कारण हमारी भारतीय संस्कृति बनी। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी सिद्ध होता है कि भाई शायद इस जाति के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये सब कहाँ पे थे, ये समुद्र के उत्तर और हिमालय के बीच में ही ये सारी चीज़ें हुई। दक्षिण देश जिसे भारत कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है अभी बताया मैंने, ये सारा यहाँ यहीं पे चल रहा था। ये हिमालय है और ये समुद्र, ये सारा सब कुछ यहाँ पे हुआ, ये वाले भाग में। तो गाइस इस तरीके से हमारे देश का नामकरण किया गया। अब आपको जो उचित लगे आप उसको मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं कि शायद हमारी जो कहना चाहिए जो भरत जाति थी उनके अच्छे कामों के कारण इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, या तो फिर
जैसा मैंने बताया, ये ऋषि मुनियों ने बताया कि ये भरत के नाम से भगवान ऋषभ देव के पुत्र, या फिर मनु जी के अच्छे काम के कारण, या फिर ये भरत हुए एक और राजा इनके कारण, या फिर ये दुष्यंत जी के पुत्र के कारण हमारी जो भूमि है, हमारा देश है, उसका नाम भारतवर्ष पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। तो इस तरीके से हम जब तक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है। और आई होप कि ये आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर दे रहा होगा मेरा वीडियो, और मैं सफल रहूँगा अगर आप कुछ भी इस वीडियो से समझ सके तो। और इसमें देखिए, और चीज़ें आपको बताते हैं कि इसको और क्या नाम है और कैसे इसको नामकरण में आगे प्रोसेस हुआ और क्या क्या हुआ वो बताता हूँ मैं। अब देखिए, भारत देश को आक्रमणकारियों ने विभिन्न नाम दिए। यहाँ तक तो हम नामकरण एक एक संस्कृति के आधार पे या फिर ग्रंथों के आधार पे मान रहे थे, तो उन्हीं उन्हीं को हम पढ़ते हैं और तो और चीज़ें पता चलती है। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, तो उन्होंने भी कुछ कुछ नाम देके गए, तो वो चीज़ें भी बताते हैं। जैसे कि देखिए, हम भारत को भारत भी बोलते हैं और हिंदुस्तान भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोलते हैं। वो कैसे? अब हिंदुस्तान का यहाँ पे मैं बताता हूँ हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। अभी तक आपको शायद भारतवर्ष समझ में आ गया होगा, अब मैं हिंदुस्तान बताता हूँ। तो गाइस देखिए, क्या है, भारत देश को बहुत सारे आक्रमणकारी आए और उन्होंने भी विभिन्न नाम दिए। अब देखिए, हिंदुस्तान का आपको बताता हूँ मैं। हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया। ठीक है, ये हिंदुस्तान नाम हमें ईरान लोग ने दिया। कैसे? यह लोग, जो लोग थे, ईरानी थे, ये जो हम शाह बोलते हैं, ये शाह को हा बोलते थे। ठीक है, इनका उच्चारण हा होता था जब ये शाह बोलते थे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, तो यह लोग शाह को हा उच्चारित करते थे। इसी के चलते सिंधु नदी के आसपास रहने वालों को हिंदू और उस भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया गया। आई होप कि ये आपको बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही क्लियर तरीके से, कि जो ईरानी लोग थे, वो जब जब वो लोग शाह बोलते थे तो उसका उच्चारण हा होता था। ठीक है, तो ये लोग क्या है, सिंधु नदी के आसपास रहते थे उस वक्त। इसी के चलते सिंधु नदी के आसपास रहने वालों को, तो अब ये सिंधु नदी के बारे में भी आपको पता चलेगा आने वाले वीडियोस में। पूरा इसका पूरा एक वीडियो इसी पे है, कैसे सिंधु नदी, इसके आसपास क्षेत्र वगैरह वगैरह के बारे में है। ठीक है, तो हमारा जो कहना चाहिए विकास हुआ है वो सिंधु नदी के आसपास माना जाता है। तो उस नदी के आसपास रहने वालों को क्या, ये सिंधु बोलना चाहते थे, लेकिन ये हो क्या जाता था, हिंदू, क्योंकि ये सा को हा बोलते थे। कौन? ईरानी लोग। तो इस तरीके से वहाँ के उस जगह को फिर इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। मतलब एक एग्जांपल बोलता हूँ, मान लीजिए ये आपकी क्या हुई, ये सिंधु सिंधु नदी मान लीजिए, सिंधु सभ्यता हुई, और ये पूरा इधर पे पूरा ये टच है। तो ये पूरा भूभाग को ये क्या बोलते थे, सिंध बोलते थे बेसिकली। ठीक है, तो ये सा को हा बोलते थे, इसीलिए ये हिंद हो गया, और ये पूरी जगह हिंदुस्तान हो गई, यहाँ के लोग हिंदुस्तानी हो गए। तो इस तरीके से ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। भारतवर्ष के बारे में मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में। कुछ पुराण हैं, कुछ तथ्य हैं ऋषि मुनियों के, और ये अब हिंदुस्तान। ठीक है, सिंध से हिंद हो गया वो, क्योंकि ईरानियों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ही ऐसे होता था। अब और आगे इसी में आपको मैं बताऊँ मैं, तो देखिए, इस नाम का प्रयोग ईरान से प्रभावित मुस्लिम राष्ट्र करते थे। भारत के निवासी भारतवर्ष या भारतखंड को अंगीकृत कर सके, अन्य नामों का प्रवेश भारतीयता में नहीं हो सका। तो क्या है, इस नाम को बेसिकली क्या है, उस वक्त के जो मुस्लिम लोग थे वो लोग इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। हिंदुस्तान जो कि ईरान से प्रभावित थे, और भारतीय लोग क्या चाहते थे कि हमारी अखंडता बनी रहे, तो उन लोगों ने किसी दूसरे नाम को ज़्यादा हमारे इसमें आने नहीं दिया। भारत के निवासी भारतवर्ष या भारतखंड को अंगीकृत कर सके। इसको कहने का मतलब क्या है, ये भारतवर्ष खंडित ना हो। ओके, ये एज इट इज़ बना रहा है भारतवर्ष, और या भारतवर्ष खंड जो था वो एज इट इज़ रहे, इसीलिए इन लोगों ने इसके बीच में और कोई नाम नहीं आने दिया।
अन्य नामों का प्रवेश भारतीयता में नहीं हो सका। ये ऐसा ही रहे करके इसको ही स्वीकार कर लिया था कि हम इसको भारतवर्ष या ये हमारा भारतवर्ष ही है करके, ठीक है। तो ये हमारे इतिहास का वो ऐसे क्षण है जो पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए पढ़ना और सुनना पड़ता है। हिंदुस्तान एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से कहना चाहिए एक्सेप्टेबल, मेरे हिसाब से कहना चाहिए उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, तो इसे भारतवर्ष ही लोगों ने ज़्यादा पसंद किया उस टाइम पे। और आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता तो ज़रूर चल रही होंगी, क्योंकि मेरे को बताने में भी अच्छा लग रहा है। तो गैस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक मैंने बताया आपको कुछ ऋषि मुनि के बारे में जिन्होंने भारतवर्ष का नाम दिया। अब यहाँ पे हिंदुस्तान बता दिया मैंने, हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया, ठीक है, कैसे दिया वो भी बता दिया। अब इंडिया, इंडिया भी बोलते हैं, इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो गैस यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। कौन कौन हो गए यहाँ पे? पहले ऋषि मुनि लोग आ गए, ठीक है, फिर ये पुराण आ गई, पुराण में लिखा हुआ है इस तरीके से। अब फिर यहाँ पे ईरानी आ गए, ईरानी ने हिंदुस्तान बना के चले गए। अब यूरोपियन आ गए, तो यूनान वाले आ गए, ठीक है, यूनानी लोग। तो यूनानी ने भी इसको एक नाम दिया, यूनानी ने इंडिया नाम दे के गया। वो कैसे? वे सिंध नदी को इंडस कहते थे, पुकारते थे, इंडस बोलते थे। अब देखिए यहीं पे जो कहाँ गए ईरानी लोग थे, ये भी सिंध नदी के आसपास रहने वाले को सिंधु बोलते थे या हिंदू बोलते थे, ठीक है, ये भी सिंध नदी के आसपास ही है। अब जो यूनानी लोग थे, ये यूनानी लोग भी इसी के आसपास की बात कर रहे हैं, सिंध नदी। तो ये सिंध नदी के कौन सा नाम, सिंध नदी को ये इंडस बोलते थे, इंडस। तो इसी तरीके से इसी के फलस्वरूप इस क्षेत्र को इंडिया बोला गया एवं यहाँ पर रहने वाले को इंडियन बोला गया। तो इस तरीके से इंडिया नाम पड़ा। यूनानियों ने इंडिया नाम देके गए, ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम देके गए, ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम देके गए, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये इंडस नदी थी, ठीक है, इस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये इंडस नदी है, इसके आसपास लोग रहते थे, तो ये कौन हो गए? ये इंडियन हो गए। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे इंडिया नाम मिला, हिंदुस्तान नाम मिला। तो ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। यहाँ पे हमारे भारत का नामकरण का इतिहास मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मान्यताएं हैं कि हमने हिंदुस्तान नाम कैसे मिला, हिंदुस्तान इंडिया कैसे मिला, भारतवर्ष कैसे मिला। तो ये सारा हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बताती हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हुआ, ये हो सकता है, वो हो सकता है। यही हमारी इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, और यही हमारी कोशिश है, हमारी टीम की कोशिश है कि हम आपके साथ में जितना हो सके शेयर करें। तो ये तो क्या था, ये इंट्रोडक्शन था इतिहास के बारे में। अभी डिटेल में पढ़ने को आपको सीखने को आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। जैसे कि देखिए, ये प्राचीन भारत की प्राकृतिक अवस्थाएं, ये मेरा अगला वीडियो होगा। तो इसमें हम देखेंगे विस्तार, भौगोलिक स्थितियाँ, सीमाएं। तो इसी में फिर ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। जैसे कि हम विस्तार की बात करें तो ये कहाँ तक फैला था, कैसे फैला था, किधर तक फैला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मेरा अगला वीडियो यही रहेगा। जैसे कि देखिए, ये इस तरीके से इसका विस्तार अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जितना ये कलर में दिख रहा है ये सब विस्तार था, लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हुए, सारी चीज़ें बदलाव होते गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के नमस्कार।